सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ निक। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। दोस्तों, इस चैप्टर का इससे पहला पार्ट मैं आपके लिए लेकर आ गया था और आज जो है दोस्तों हम जानने वाले हैं सेकंड पार्ट के बारे में। क्योंकि दोस्तों, मैं एक चैप्टर के टोटल 4 पार्ट में एक चैप्टर को डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि दोस्तों एक चैप्टर को पूरी एक ही वीडियो में कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है और एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में वीडियो लंबी हो जाती है, जिससे वीडियो को देखने में वो थोड़ी सी बोरिंग लगती है। इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में लाता हूँ वीडियोस को। तो सेकंड पार्ट हम जानेंगे आज। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हमने जाना था इस चैप्टर के बारे में बेसिक डिटेल्स राजा, किसान और नगर के बारे में, जिसमें हमने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के परिवर्तनों, इसके अलावा महाजनपद और मौर्य साम्राज्य, इसके बारे में हमने बेसिक डिटेल जानी थी। आज हम सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है राजधर्म के नवीन सिद्धांत, यानी कि प्राचीन समय में राजधर्म के कौन से सिद्धांत थे जिनमें नयापन हमें देखने को मिला। नवीन यानी कि नयापन, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक है दक्षिण के राजा और सरदार। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन भी बनता है, दक्षिण के राजा और सरदारों के बारे में क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगर आप इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लगभग 7 to 8 पॉइंट्स, लगभग के 8 पॉइंट अगर आप इसमें लिख दें तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो वैसे भी बोर्ड एग्जाम में कोई ज़्यादा वो नहीं होता, मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ सही लिखा हो तो दोस्तों इस टॉपिक में क्या है जानते हैं। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्रों में स्थित तमिलकम में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। दोस्तों, आपने चोल, चेर और पांड्य का नाम तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा। चोल शासकों के बारे में तो आपने अवश्य सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चोल शासक जो हैं दक्षिण भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं, जैसे कि तंजावुर मंदिर हो गया और जो भी बड़े बड़े वहाँ बृहदेश्वर या कोई भी बड़े बड़े जो मंदिर मौजूद हैं अभी दक्षिण भारत में, वो जो मंदिरों का निर्माण है वो चोल शासकों द्वारा ही किया गया है। दोस्तों, आप लोग साउथ की मूवी तो जरूर देखते होंगे। साउथ की मूवी में आपने साउथ की लोकेशन में बसे मंदिरों को जरूर देखा होगा। तो उतने भव्य मंदिरों का जो निर्माण है वो चोल शासकों के द्वारा ही किया गया था। राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए थे उस टाइम से, जिस टाइम पे चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियां यहाँ मौजूद थी। इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है, यानी कि दोस्तों हमारे पास अलग अलग प्रकार के स्रोत हैं जिनसे हमें इन चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों के राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो दोस्तों तमिल संगम ग्रंथ कुछ ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का हमें विवरण देती हैं। और दोस्तों संगम ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख है वो है दोस्तों कुराल, ठीक है। दोस्तों कुराल को तमिलों की बाइबिल भी कहा जाता है और इसमें दोस्तों तमिलों की काफी ज्यादा जानकारी हमें देखने को मिलती है तमिलों के बारे में। और इसके अलावा क्वेश्चन भी बनता है इससे कि तमिलों की बाइबल किसे कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है कई बड़े बड़े स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि तमिलों की बाइबल किसे कहा जाता है। तो तमिलों की बाइबल जो है दोस्तों कुराल को कहा जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, यानी कि एक हिसाब से आप मान सकते हैं सीमा शुल्क टाइप। जैसे अगर एक क्षेत्र यह है, यहाँ से दूसरे क्षेत्र में, मतलब मान लीजिए एक क्षेत्र है ए और दूसरा क्षेत्र है बी, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, ये सरदार राजस्व जुटाते थे सीमा शुल्क दूराई के हिसाब से। जैसे ए पॉइंट से बी
पॉइंट तक का मान लीजिए इन्होंने 1000 रुपये राजस्व के रूप में वसूले। ठीक है, अब ए पॉइंट से इन्हें सी पॉइंट में जाना है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में दूराई ज्यादा है तो राजस्व भी ज्यादा होता है, यानी कि दूराई के हिसाब से। ठीक है, इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन व मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। यानी कि जो ये सरदार और राजा लोग ये जो राजस्व वसूलते थे, इसमें प्रमुखतया सातवाहन वंश के और शक शासक शामिल थे। ठीक है, तो ये दोनों वंशों के शासक जो है ये राजस्व को जुटाने में प्रयासरत रहते थे और राजस्व जुटाया करते थे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब जानते हैं दोस्तों सरदार और सरदारी के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, लगभग ये क्वेश्चन या तो तीन नंबर में आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ सकता है, या हो सकता है ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका 5 मार्क्स में भी बन जाता है कभी कभार, वरना ज्यादातर तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएगा और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है लेकिन कम आता है। ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों सरदार और सरदारी के बारे में। तो सरदार जो होता था दोस्तों एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। यानी कि सरदार से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे दोस्तों एक गांव होता है जो गांव का मुखिया होता है, उसी तरीके से सरदार भी प्राचीन टाइम पे हुआ करते थे। यानी कि राजा या मुखिया जो भी कहें आप, वही जो है सरदार होते थे। इनका पद जो होता था दोस्तों वंशानुगत, कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में इनका पद वंशानुगत होता था और किसी किसी क्षेत्र में इनका पद वंशानुगत नहीं भी होता था। ठीक है, सरदार के जो इनके समर्थक होते थे खुद इनके खानदान के लोग होते थे। इसके अलावा सरदार के कार्य होते थे। सरदार के कार्यों की बात करें तो सरदार के कार्य होते थे अनुष्ठान का संचालन, जो भी अनुष्ठान होते थे इनके क्षेत्र में उनका संचालन करना सरदार का कार्य होता था। इसके अलावा युद्ध जब होते थे, जब कभी इनके क्षेत्र में युद्ध छिड़ जाते थे तो युद्ध का जो नेतृत्व था इनने करना पड़ता था, यानी कि लीडरशिप इनके हाथों में थी युद्ध की। और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका ये निभाते थे। ठीक है, जैसे गांव में गांव का मुखिया होता है, अगर कोई गांव में विवाद हो जाए तो उसका मध्यस्थता निपटारा करते हैं, वो 2 पक्षों के बीच में समझौता करवाते हैं। उसी तरीके से ये सरदार भी क्या करते थे, 2 पक्षों में जब आपस में लड़ाई झगड़ा होता था तो उन दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाकर उन झगड़ों को सॉल्व करवाते थे। ठीक है, वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, जबकि राजा कर वसूली करते हैं और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करते हैं। यानी कि दोस्तों ये सरदार क्या करते थे, जो अपने से अधीन लोग होते थे, जो इनके मतलब कंट्रोल में रहते थे, जो इनके क्षेत्र में थे लोग, उनसे ये भेंट लिया करते थे। जबकि राजाओं के साथ क्या होता है, राजा क्या करते थे, राजा कर वसूली करते थे और अपने समर्थकों को उस भेंट को वितरित कर देते थे, यानी कि बांट देते थे। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। ठीक है, और सरदारी मतलब दोस्तों सरदार को दी जाने वाली पदवी या उपाधि। तो सरदारी नाम से आप दोस्तों कंफ्यूज मत होइए। सरदारी का मतलब था जो सरदार होता था उसे दी जाने वाली कोई उपाधि या कोई पदवी। ठीक है, तो ये थी आपकी सरदारी, और टॉपिक जो था आपका दोस्तों ये सरदार और सरदारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा बेसिक सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों, आसानी से समझ सकते हैं आप इसको। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा दैविक राजा, यानी कि दैविक राजा, यानी कि किस तरीके से राजाओं ने अपने आप को देवताओं से उस टाइम पे जोड़ा, यानी कि देवताओं से किस तरीके से अपने आप को उन्होंने कनेक्ट किया, तो उसके बारे में जानते हैं। देवी देवता की पूजा से राजा उच्च स्थिति हासिल करते थे, यानी कि उस टाइम लोग आस्तिक हुआ करते थे बहुत ज्यादा, और उन्हें ऐसा लगता था, राजाओं को ज्यादातर ऐसा लगता था ये कई प्रकार के यज्ञ किया करते थे और कई प्रकार की पूजा अनुष्ठान किया करते थे, और इन राजाओं का ये मानना था कि पूजा करके जो है हम समाज में उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा जो है दोस्तों सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने किया। कुषाण शासकों ने यज्ञ किए बहुत ज्यादा और उनसे अपनी स्थिति को ऊपर करने की कोशिश करते रहे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों ने विशालकाय मूर्ति स्थापित की, यानी कि यूपी में दोस्तों जो है कुषाण शासकों द्वारा एक विशालकाय मूर्ति स्थापित की देवता की,
और इसके अलावा अफगानिस्तान में भी ऐसा किया गया। इन मूर्तियों के माध्यम से राजा खुद को देवतुल्य साबित करते थे। यानी कि दोस्तों यूपी के साथ साथ अफगानिस्तान में भी इन राजाओं ने क्या करा, इन मूर्तियों को स्थापित किया। और इन मूर्तियों को दोस्तों स्थापित करने का इनका ये कारण था कि ये लोग जो है अपने आप को देवतुल्य साबित करना चाहते थे। ये राजा लोग यानी कि देवताओं के समान या फिर देवताओं के प्रति जो है अपने समर्पण को ये दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो ये थे उस टाइम पे दैविक राजा, जो हमने समझा कि अपनी स्थिति को ऊंची रखने के लिए राजा क्या करते थे, देवताओं का सहारा लेते थे। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में गुप्त काल के बारे में। दोस्तों गुप्त काल जो है दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और स्वर्ण युग कहा जाने का दोस्तों प्रमुख रीजन ये है क्योंकि दोस्तों इस काल में दोस्तों कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कुछ ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जिनसे दोस्तों इसको हम भारतीय काल का स्वर्ण युग कहने लगे। क्योंकि दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में भी अगर देखें गुप्त काल में तो कालिदास, आर्यभट्ट जैसे मतलब सारे जितने भी महान व्यक्ति थे वो गुप्त काल में ही मौजूद थे। और कला के क्षेत्र में देखें तो दोस्तों समुद्रगुप्त जैसे शासक भी मौजूद थे, जो कि इतने वीणा बजाने में निपुण थे, जो कि नारद जैसे परफेक्ट आदमी को भी दोस्तों इन्होंने अपनी वीणा बजाने से पराजित कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों गुप्त काल दोस्तों भारतीय युग में स्वर्ण युग इसे माना गया है, क्योंकि इस काल में अनेक मेधावी शक्तिशाली राजाओं ने उत्तर भारत में एक सत्र के नीचे संगठित शासन भी किया था। और इसके अलावा सांस्कृतिक कला के रूप में, साहित्य के रूप में भी ये काल स्वर्ण युग की श्रेणी में गिना जाता है। और दोस्तों मैं ये कोशिश करूंगा कि गुप्त काल के बारे में एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊं जब हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का। जब हम इसके टोटल चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, टोटल 15 चैप्टर है आपकी बुक में, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे टोटल 15 चैप्टर, तो दोस्तों मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुप्त काल के बारे में और गुप्त डायनेस्टी के बारे में, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही था गुप्त काल के इसमें। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले थोड़ा सा ये इसको देख लेते हैं मैप को थोड़ा, कि गुप्त काल किस तरीके से मतलब गुप्त वंश फैला हुआ था, कितने गुप्त साम्राज्य जो है दोस्तों कितने क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है इसमें, कोर रीजियन ऑफ गुप्त एम्पायर एंड आउटर बाउंड्री ऑफ गुप्त एम्पायर, आउटर बाउंड्री ऑफ वाकाटका किंगडम्स, आउटर बाउंड्री ऑफ क्षत्रिय किंगडम। यानी कि अलग अलग जो किंगडम उस टाइम पे मौजूद थे उनकी बाउंड्री की गई है। तो दोस्तों देखिए गुप्त एम्पायर के यहाँ पर को है, तो पाटलिपुत्र से लेके, अयोध्या से लेके, साकेता से लेके विदिशा और मथुरा, ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इन क्षेत्रों में गुप्त वंश जो है दोस्तों काफी ज्यादा पॉपुलर था। इन क्षेत्रों में मतलब गुप्त वंश की ज्यादा पकड़ थी और इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा प्रभावी था वो, जिसमें लिच्छवी, पाटलिपुत्र, अयोध्या, साकेता, मथुरा, विदिशा, इन क्षेत्रों में गुप्त वंश काफी ज्यादा दोस्तों पॉपुलर था और यहाँ इसका बहुत ज्यादा प्रभुत्व उस टाइम पे मौजूद था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ उज्जैन या वेस्टर्न सतराज की बात की जाए तो दोस्तों ये वालावी या वाकाटका किंगडम तो यहाँ पर मौजूद है, वाकाटकास, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। तो गुप्त एम्पायर दोस्तों उस टाइम पे बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गया था। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, देखिए जानते हैं गुप्त काल के शासकों के बारे में। अब दोस्तों इनके जो शासक हैं काफी दोस्तों महान शासक हमें गुप्त काल में देखने को मिले थे, जिसमें सबसे पहले दोस्तों इनके गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त का नाम आता है। दोस्तों कई जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत सी जगह क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे या गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो उसमें बहुत से लोग क्या लिखे रहते हैं, समुद्रगुप्त। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में समुद्रगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक नहीं थे। श्रीगुप्त जो है दोस्तों ये जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे, श्रीगुप्त। और उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच
और इसके अलावा फिर उसके बाद समुद्रगुप्त जो है दोस्तों गुप्त वंश के सबसे ज्यादा पॉपुलर शासक थे। और इनके बारे में दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इनके बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों संगीत और कला के क्षेत्र में दोस्तों ये काफी ज्यादा निपुण थे और संगीत और कला के क्षेत्र में इनकी काफी ज्यादा रुचि भी थी समुद्रगुप्त की। ठीक है, इसके अलावा समुद्रगुप्त के बाद दोस्तों रामगुप्त आए हमारे। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य की उपाधि से भी उपाधि भी दी गई जिन्हें बाद में। इसके अलावा उसके बाद कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। दोस्तों अगर मैं इसमें महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात करूं गुप्त काल में, तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है श्रीगुप्त के बारे में, जो कि इस गुप्त वंश के संस्थापक थे। और इसके अलावा समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है दोस्तों इसके सबसे ज्यादा फेमस राजा थे गुप्त काल के, और गुप्त वंश के सबसे ज्यादा फेमस राजा यही थे। इसके अलावा दोस्तों स्कंदगुप्त भी बहुत ज्यादा प्रमुख थे इसमें, और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 4 शासक दोस्तों प्रमुख रूप से गुप्त काल के बहुत महान शासकों में इनकी गिनती होती है, और इनके बारे में ही ज्यादातर जगह में आपको जानने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका टॉपिक, जिसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बताया गुप्त वंश के बारे में। अगर आप इसी तरीके डायग्राम बना के अपने एग्जाम में अगर गुप्त काल के बारे में लिख देंगे तो आपको दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा होगा और अच्छे मार्क्स आप ले आएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत। यानी कि दोस्तों जो इतना फेमस आपका साम्राज्य है गुप्त काल, तो इसके इतिहास के बारे में हमको कैसे जानकारी मिली, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं उनके बारे में हम यहाँ जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रमुखतः 3 या 4 चीजों से दोस्तों हमें गुप्त काल के इतिहास की जानकारी मिली। सबसे पहले दोस्तों साहित्य की मदद से हमें गुप्त काल के बारे में काफी ज्यादा चीजें जानने को मिली। इसके अलावा दोस्तों अभिलेख, मुद्राएं, मोहरें, स्मारक और विदेशी यात्रियों के कुछ वृत्तांत, इन सारी चीजों से हमें गुप्त काल के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों साहित्य की। तो साहित्य की बात करें दोस्तों विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण, ये तीनों पुराणों में दोस्तों जो है गुप्त काल के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कालिदास द्वारा रचित रघुवंश और अभिज्ञानम शाकुंतलम में भी हमें गुप्त काल के बारे में जानने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गुप्त काल में ही दोस्तों कालिदास जैसे हमें महान रचयिता देखने को मिले थे। आर्यभट्ट तो विज्ञान के क्षेत्र में थे, लेकिन कालिदास जैसे जो हमें महान उस टाइम पे रचयिता देखने को मिले थे वो गुप्त काल के टाइम पे थे। और इनकी जो पॉपुलर कृति थी सबसे ज्यादा अभिज्ञानम शाकुंतलम, तो इसमें हमें दोस्तों गुप्त काल के बारे में काफी ज्यादा चीजें हमें इससे जानने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ठीक है, ये तो जो कृतियां हैं उससे भी हमें दोस्तों गुप्त काल के बारे में प्रमुख जानकारियां जानने को मिलती हैं। इसके अलावा सुलरक द्वारा रचित मत्स्यकटिकम एक नाटक था काफी ज्यादा पॉपुलर दक्षिण भारत का, तो इससे भी हमें दोस्तों काफी ज्यादा जानकारी गुप्त काल के बारे में जानने को मिलती है। तो ये थे हमारे साहित्य की कुछ चीजें जिनसे हमें गुप्त काल के बारे में जानने को मिलता है। अब इससे अलावा अगर हम बात करें तो अभिलेखों से भी हमें गुप्त काल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और इन अभिलेखों में दोस्तों शामिल है शिलाओं व ताम्रपत्रों पर अंकित अभिलेख, जिनमें समुद्रगुप्त के बारे में ज्यादा जानकारियां हमें देखने को मिलती हैं। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख है दोस्तों, प्रयाग स्तंभ का, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसमें उसने अपने बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। और इसके अलावा गुप्त काल के बारे में भी हमें उससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा एरन अभिलेख में भी गुप्त काल के बारे में कुछ बेसिक डिटेल दी गई हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली व स्तंभ अभिलेख में भी हमें जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त मिलसत अभिलेख से, गढ़वा व मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त के अभिलेख, कहोम व गिरनार अभिलेख, इन अभिलेखों से भी दोस्तों हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ स्मारक हैं दोस्तों,
इनसे भी हमें गुप्त काल के बारे में जानने को मिलता है। और इन स्मारकों में शामिल है आपके तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर, ठीक है। इसके अलावा भुमरा का शिव मंदिर, नचन कुठार का शिव मंदिर भी इसमें शामिल है। इसके अलावा देवगढ़ के दशावतार मंदिर से भी हमें गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने को मिलता है। भीतर गांव का कानपुर ईटों का मंदिर, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ से भी हमें दोस्तों गुप्त काल के बारे में कई सारी जानकारी जानने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ और चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ जो कि दिल्ली में मौजूद है, इनसे भी हमें गुप्त वंश के बारे में या गुप्त साम्राज्य के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों सेकेंड पार्ट में बस इतना ही था और इतना ही इसमें हमने आपको बताया। अब मैं इसका थर्ड पार्ट आपके लिए लेके आऊंगा और इसके अलावा आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा और जितने भी ये इम्पोर्टेंट दोस्तों नोट्स हैं इन्हें नोट कर लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों इस पूरे चैप्टर की नोट्स की पीडीएफ में अपने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा पीडीएफ की, और इस लिंक पे दोस्तों आप क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीडीएफ की लिंक जो है दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों और गुड बाय।